हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का तीसरा चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने कुछ आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, उससे आगे हम देखते हैं कि कौन से हैं। तो ये है आपका इसमें प्रश्न। इसमें आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। जिसमें पहला है, उपनेता प्रेमचंद्र ने किन स्थितियों से अवगत कराया। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। तो आंसर होगा, उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत कराया, उनको जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो एक कैंप जो हिमपात के ठीक ऊपर है उन्होंने वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो उन्होंने यह बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा डंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है, मुआयना कर लिया गया है। तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी बदलाव व्यर्थ हो सकते हैं। तो बर्फ़ अगर गिर जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमने चिन्ह बनाए हैं, जो भी हमने काम किए हैं, वो सब व्यर्थ जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी बदलाव व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। फिर है आपका अगला प्रश्न कि हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हिमपात कैसा होता है, किस तरह से होता है। आंसर होगा, बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। तो हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, कभी भी हिमपात हो सकता है, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ग्लेशियर ढहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, इससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तुरंत गिर जाती हैं और ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं, ये दरारें अक्सर गहरी और चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न कि लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। आंसर होगा कि जो लेखिका थी वो गहरी नींद में सो रही थी कि रात में 12:30 बजे क्या हुआ, 12:30 पर लगभग सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, सांसें लेने में कठिनाई होने लगी। तो एक लंबा बर्फ़ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया था। मतलब इसकी आवाज़ इतनी अधिक तेज़ थी, इतनी तेज़ी से आया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी होती है वो भी इतनी तेज़ नहीं चलती जितनी की तेज़ी से ये आया, और इसकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत तेज़ थी। कैंप नष्ट हो गया था, वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। तो यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मौत नहीं हुई, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। आंसर होगा, जय लेखिका का पर्वतारोही साथी था, उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। तो जय को भी जाना था लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी, तो वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। इसलिए बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने पहुंची। तो बर्फीली हवाएं चल रही थी और नीचे जाना बहुत खतरनाक था। तो लेखिका को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला, तो उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी और लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को की से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने की को देखा। वह लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि जो लेखिका है वो उसके लिए इस तरह से जूस वगैरह लेके आएंगी। तो बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। फिर है आपका अगला प्रश्न कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। आंसर होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए थे। पहला था बेस कैंप,
यह कैंप जो था काठमांडू के शेर पोलैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। फिर कैंप 1, यह हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाने जाने का अभ्यास किया गया। फिर कैंप 2, 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुँचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था जिसकी टांग टूट गई थी। तो कैंप 2, 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप में पहुँचे और जिस शेरपा की टांग टूट गई थी उसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया। फिर अगला है कैंप 3, तो यह लाहौस से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी साथी सोए हुए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे। रात 12:50 बजे एक हिमखंड उन पर आकर गिरा। फिर है कैंप 4, यह समुद्र के 7900 मीटर ऊपर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। यह 29 अप्रैल 1984 को अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने लगाया था। फिर है साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। फिर है शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित था। इस कैंप में लेखिका और अंग दोरजी केवल 2 घंटे में पहुंच गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो जब उन्होंने चढ़ाई की उस समय एवरेस्ट की चोटी कैसी थी। आंसर होगा कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ़ जो थी बिल्कुल सीधी थी और ढलान थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग किया उन्होंने और दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत ज़्यादा थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके झुरझुरी बर्फ़ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। बर्फ़ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहाँ अपने आप को स्थिर रख पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वहाँ मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ़ को तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। फिर है आपका अगला प्रश्न कि सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्र के किस कार्य से मिलता है। तो आंसर होगा कि लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है, तब पता चलता है कि उन्होंने कितना सहयोग दिया और कितनी सहायता की लोगों को, जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जैने उसके इस प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्र ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब मुझे मदद करनी चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो यह भावना उसके सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी सहयोगी थी, कितनी अधिक दूसरों की सहायता करती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। क्या आशय है, क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है। आंसर होगा कि इसका आशय है कि कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे। ये शब्द जो है वो कर्नल खुल्लर ने अपने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे। इनका आशय है कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है जिसमें खतरे तो रहते ही हैं, कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें कदम कदम पर जान जाने का खतरा होता है। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा यहाँ पर होता है। तो बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान अभियानों में यह भी संभव है। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अगर हम एवरेस्ट की चोटी पर फतह करना चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं और झंडा फहराना चाहते हैं, तो हमें खतरों से गुजरना पड़ेगा। उसमें अगर हमारी मौत भी हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि इतना जटिल होता है, ये इतना खतरनाक अभियान होता है कि ऐसी घटनाएं होना वहाँ पर स्वाभाविक होता है। तो एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये शब्द थे कर्नल खुल्लर के। फिर आपकी अगली पंक्तियां हैं, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसका क्या आशय है, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, इसका आशय क्या है, क्या मतलब है? तो हिमपात का अव्यवस्थित ढंग से गिरना स्वयं में डरावना था। तो धरातल में दरार पड़ने का विचार और हिमपात तथा ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ की चट्टानों के गिरने की बात सुनकर जो लेखिका थी वो डर जाती है, उनका भयभीत होना स्वाभाविक था। बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये जो दरारें होती हैं बहुत गहरी और चौड़ी बर्फ़ से ढकी हुई गुफाओं में बदल जाती हैं। इतनी गहरी होती हैं कि बर्फ़ की गुफाएं तक बन जाती हैं और इनमें धंसकर मनुष्य का जीवित रह पाना असंभव होता है, संभव नहीं होता। तो इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके सारे अभियान में यह हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कुलियों को प्रतिदिन प्रभावित करता रहेगा। तो उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। जो ये हिमपात होगा इससे लगभग प्रतिदिन 1 दर्जन जो आरोही हैं, पर्वतारोही हैं और कुली हैं वो प्रभावित होंगे। तो उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा। जो हिमपात होगा इस तरह से उसका उन्हें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, घबराना नहीं चाहिए उनको इस तरह के हिमपात से। फिर आपकी अगली पंक्तियां हैं कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो क्या मतलब है इनका? तो इनका आशय है कि लेखिका एवरेस्ट शंकुनुमा चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी ये। तो वह अपने साहस और हिम्मत से अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गई थी। वहां 2 व्यक्तियों का इकट्ठे खड़े होना असंभव था। बर्फ़ के फावड़े से खुदाई करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और घुटनों के बल बैठकर सागर माता के ताज को चूम लिया। पूजा अर्चना करते हुए लेखिका ने लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा लपेटी, बर्फ़ में उसे दबाया और माता पिता का वो स्मरण करने लगी, माता पिता को याद करने लगी। तो यह लेखिका के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था क्योंकि उन्होंने एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। अब आपका ग्रामर वाला जो पार्ट है वो रह गया है, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।